हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपनी टेस्ट सीरीज 4th है और अपना टॉपिक वही रहेगा आज का, अधिगम। तो देखिए, आज अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सभी क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, अपनी सीरीज़ का नाम ही यूनिक टेस्ट सीरीज़ है, तो हर क्वेश्चन आपको यूनिक ही मिलेगा। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। अ है तटस्थ, ब सहानुभूति, स अग्रोन्मुखी और द है नकारात्मक। तो इसका सही जो आंसर है वह होगा अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी, देखिए अब बात करते हैं अग्रोन्मुखी यहाँ पे क्यों हुआ। आप सबको पता है कि बालक जो है विद्यालय में जाने से पहले उसके जो माता पिता है उसकी भूमिका ही सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण से हम कहते भी हैं कि परिवार है जो बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है। परिवार क्या है, बालक के लिए प्रथम पाठशाला है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि विद्यालय जाने से पहले माता पिता की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी। ठीक है। अगर ये माता पिता सोचें कि बालक जो है वो विद्यालय में जाने के बाद भी सब कुछ सीखे, तो ये बिल्कुल गलत है। और तटस्थ जो है अपन कह सकते हैं, तटस्थ यानी जिसमें माता पिता की कोई भूमिका नहीं हो। सहानुभूति, यहाँ पे बात भूमिका की गई है, न कि व्यवहार की बात की गई है। और द नकारात्मक, तो यहाँ पे वो होगा भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, स अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अधिगम का प्रतिरूपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए टोलमैन, ब कुटलेविन, स गुथरी, द बांडुरा। तो देखते हैं सही आंसर। इसका जो सही आंसर है अपन बात करें तो आपको सबको पता है कि अल्बर्ट जो बांडुरा है, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, अपन उसको क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी अपन कहते हैं। अपन इसको, इनका जो सिद्धांत था प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी अपन कहते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी अपन इसको कहते हैं। तो अगर अपन बात करें मॉडलिंग जो होता है, इस मॉडलिंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरूपण कहते हैं। मॉडलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरूपण। तो ध्यान रखिए, जो अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसको अपन सामान्यतः अपन देखिए मॉडलिंग थ्योरी भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी अपन कह सकते हैं, और इसके अलावा जैसे आज मैंने बता दिया प्रतिरूपण सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हो। तो ये ज़रूर आप अच्छे से क्लियर कर लिए कि इसके लगभग 4-5 नाम है अलग अलग, तो ये पता होना चाहिए। टोलमैन का जो है सिद्धांत आपको पता है, टोलमैन का अव्यक्त सिद्धांत। कुटलेविन का जो सिद्धांत है वो क्षेत्रीय सिद्धांत है, या अपन कह सकते हैं तद्रूप सिद्धांत, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। और जो स है एडविन गुथरी, इसका प्रतिस्थापन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। बाकी इनकी जो विशेषता है वो अलग से बात करेंगे। बाकी यहाँ पे जो प्रतिरूपण सिद्धांत की बात की गई, जिसको अपन क्या कर सकते हैं अंग्रेजी में मॉडलिंग थ्योरी, अगर मैं यहाँ पे मॉडलिंग थ्योरी देता तो शायद आप कई कह सकते थे कि यहाँ पे अल्बर्ट बांडुरा होगा। तो ध्यान रखिए कि जो प्रतिरूपण सिद्धांत है वो किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। प्रश्न को ध्यान से समझना है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसको कितनी उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। आपके सामने ऑप्शन है 4, ब 2, स 6 और द 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 2। आपको पता है कि जीन पियाजे ने अपनी जो सेकंड जो अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा था, ठीक है। कौन कौन सी थी वो उप अवस्थाएं, एक तो थी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, और जो सेकंड थी वो थी अंतर्दर्शी अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि थी इसका समय था 2 से 4 वर्ष, और इसका समय था 4 से 7 वर्ष, जिसको अपन इंट्यूटिव एज भी कहते हैं, इंट्यूटिव एज, ठीक है। और ये हो गई प्री कंसेप्चुअल
एज सॉरी, इसमें जो बात करते हैं चार, ये तो अगर बात आती है यहाँ पे जो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत उसकी तो चार अवस्थाएं थी पूरी, लेकिन यहाँ पे उप अवस्थाओं की बात की तो यहाँ पे 2 है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो संवेदीपेशी अवस्था है उसको कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ये ध्यान रखिए वहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो ये था अपना जो थर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे बालकों को किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि होती है। प्रश्न को ध्यान से, छोटे बालकों को या छोटे बालकों में किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि होती है। आपके सामने ऑप्शन है, ए व्यक्ति कार्यों में, ब सामूहिक कार्यों में, स माता पिता के कार्यों में, और द आराम करने में। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा सामूहिक कार्यों में। सामूहिक कार्यों में यानी अपन कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था है उसको गैंग एज भी कहा गया, यानी इस अवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि बालक इस अवस्था में समूह में रहते हुए हर कार्य को करना पसंद करता है, या यूँ कह सकते हैं कि समूह में रहकर बालक जो कार्य करते हैं उन कार्यों में बालक तुरंत उसमें प्रवृत्त हो जाता है। और यहाँ पे व्यक्ति कार्यों में क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति कार्य है अपन कह सकते हैं एक सामान्य रूप से वह अकेला रहकर बहुत कम कार्यों को करने में उसकी रुचि होती है। सामूहिक रूप से जैसे उसका खेलना है या अन्य जो भी वो कोई उसके जो ग्रुप के 5 स्टूडेंट है उसके जो साथी वो कार्य उस कार्य में वो लग जाता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कह सकते हैं उसके सामूहिक कार्यों में। वाइगोत्स्की ने भी इसको अपन कह सकते हैं कि जो समूह में रहते हुए सामूहिकता को, या अपन कह सकते हैं उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसमें लोगों में रहते हुए उसको कार्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया, ताकि वह समूह में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समूह में रहते ही उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वह हो सके। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें जो बात कर रहे थे अपन किस प्रकार के कार्यों में रुचि लेते हैं, सामूहिक कार्यों में वह बालक रुचि लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ऐसा या यूँ कह सकते हैं यूनिक क्वेश्चन, एक ऐसा पैटर्न जिसके आधार पर प्रयोगकर्ता वांछित अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन देने के लिए पहले एक विशेष प्रारूप तैयार करता है, वह क्या कहलाता है। एक ऐसा पैटर्न जिसके आधार पर प्रयोगकर्ता वांछित अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन देने के लिए पहले एक विशेष प्रारूप तैयार करता है। पुनर्बलन देने के लिए पहले एक क्या विशेष प्रारूप तैयार करता है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, ए संचयी रिकॉर्डिंग, ब विलोपन, स मैगजीन प्रशिक्षण, और द पुनर्बलन अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुनर्बलन अनुसूचियाँ। देखिए अपन सभी जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन जो संचयी रिकॉर्डिंग है। संचयी रिकॉर्डिंग क्या है, जो भी अपन कह सकते हैं स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसमें जो प्रयोज्य है कौन, चूहा, वह जो भी अनुक्रिया करता है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपने कह सकते हैं ग्राफ पेपर जो होता है उसमें प्रदर्शित करते हुए उसको रिकॉर्ड करना, वो कहलाता है उसकी संचयी रिकॉर्डिंग। विलोपन क्या है, अनुक्रिया करने के बाद में उसको पुनर्बलन न देने पर क्या होता है, विलोपन होता है। और मैगजीन प्रशिक्षण क्या है, ठीक है, जिसमें उसको अनुक्रिया करना यानी लीवर दबाना सिखाया जाता है। मैगजीन प्रशिक्षण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। और द यहाँ पे पुनर्बलन अनुसूची है। देखिए प्रश्न में बात की गई कि अपन एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिसके बाद जिसमें क्या होता है, पुनर्बलन अनुसूची जो होती है इसके आधार पर ही हम प्रयोज्य को पुनर्बलन देते हैं। हम पुनर्बलन किसके आधार पर देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है हम पुनर्बलन देते हैं पुनर्बलन की अनुसूची के आधार पर। हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रयोज्य अनुक्रिया कर रहा है तो उसका एक आधार होता है हमारा कि हम उसको कितने अंतराल पर उसको पुनर्बलन देंगे या कितनी अनुक्रियाओं के बाद में, दोनों चीज़ें अलग अलग है। कितनी अनुक्रियाओं के बाद में उसको पुनर्बलन देना है या कितने अंतराल के बाद में उसको पुनर्बलन देना होता है, ये चीज़ें हमें जो पहले ही निर्धारित करनी होती है। अन्यथा उनके बीच में जो है काफ़ी अपन कह सकते हैं एक तरीके का भेदभाव हो सकता है, या हमारी कह सकते हैं कि जो हम जिस उद्देश्य के लिए जो हमारा परीक्षण है वो उसका वैधता का अभाव रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक है।
उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है ए उद्दीपक का प्रभावी होना, ब आवश्यकता का महसूस होना, स अभिवृत्ति और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न को वापस ध्यान से समझे। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया जो सिद्धांत SOR थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? उद्दीपन का प्रभावी होना आवश्यक है, आवश्यकता का महसूस होना जरूरी है, अभिवृत्ति का सकारात्मक होना जरूरी है, अपनी जो अभिवृत्ति है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और द उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा SOR थ्योरी के अनुसार, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि SOR थ्योरी के अनुसार सीखने के लिए क्या है, उद्दीपक का भी प्रभावी होना जरूरी है, व्यक्ति को आवश्यकता भी महसूस होनी जरूरी है, और उसकी जो अभिवृत्ति है वो भी उसको सीखने के लिए प्रभावित करती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म अधिगम के किस सिद्धांत से माना जाता है? अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? प्रोग्राम्ड अपन कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन लर्निंग। तो ये जो इसका जन्म है अधिगम के किस सिद्धांत से माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ब अव्यक्त सिद्धांत, स प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत और द है सूझ सिद्धांत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत से। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का जन्म अधिगम के किस सिद्धांत से माना जाता है? इसको हम कार्यक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग भी कह सकते हैं। और इस सिद्धांत का जो जन्म है, इसका जो प्रतिपादन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत से, और इसका किसने प्रतिपादन किया था वो आपको पता है, अपन कह सकते हैं स्किनर। और अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रयोज्य के सामने बांटना, और बालक क्या है इसमें अपनी अपन कह सकते ऐच्छिक रूप से या अपन कह सकते अपनी क्रियाओं के आधार पर वह स्वतंत्र रूप से अनुक्रिया करना इसमें सीखता है, और प्रयोज्य को जो पुनर्बलन है उसकी अनुक्रिया के आधार पर ही उसको मिलता जाता है। तो ये अपन कह सकते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोगात्मक योगदानों को किसमें नहीं बांटा गया है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जो मूल प्रयोगात्मक योगदान है वो किसमें नहीं बांटे गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए प्रत्यक्षण, ब चिंतन, स अनुबंधन, द स्मृति। तो देखिए, अगर आपको बात करते हैं अधिगम के जो संप्रदाय है, सिद्धांत है, उसको मूलतः 2 भागों में बांटा गया। एक तो व्यवहारवादी संप्रदाय के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं, और दूसरे हमारे सिद्धांत चलते हैं गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के अंतर्गत। तो गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय और जो व्यवहारवादी जो संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों में जो मूल अंतर है वो किन चीज़ों का है, ये अगर चीज़ आपको पता हो तो निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन सही होगा, और अगर ये बेसिक जो आधार है वो क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुबंधन में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोगात्मक योगदानों को किसमें नहीं बांटा गया है? अनुबंधन में नहीं बांटा गया। कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है उसमें आपको पता हो कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। कौन से सिद्धांतों में? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है मैंने कई बार बताया भी है। चिंतन, स्मृति, ठीक है, प्रत्यक्षण या अपन कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, ये चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो यहाँ पे देखिए चिंतन भी है, स्मृति भी है, प्रत्यक्षण भी है, लेकिन अनुबंधन नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी कोशिश से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के अंतर्गत संरक्षण, अपन कह सकते हैं कंजर्वेशन, वर्गीकरण एवं तुलना करना शामिल है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के अंतर्गत संरक्षण, वर्गीकरण एवं तुलना करना शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है असंवेदी पेशी अवस्था, ब प्राक संक्रियात्मक अवस्था, स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था जिसके अंतर्गत बालक में संरक्षण, वर्गीकरण एवं तुलना करने के गुण उसमें विकसित हो जाते हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अपन बात करें जीन पियाजे की जो थर्ड स्टेज है, ठीक है, अपन कह सकते हैं कितना समय, 7 से 11 वर्ष का। ये कितनी है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष, अपन ये कह सकते हैं। तो जो 7 से 11 वर्ष तक का जो समय है बालक के लिए, अपन कह सकते हैं वह संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है इसका संज्ञानात्मक विकास इतना हो जाता है कि वह आसानी से संरक्षण, उसमें गुण, वर्गीकरण, तुलना करने का जो गुण है वो विकसित हो जाए। बात करते हैं अपन संरक्षण का गुण क्या है, ठीक है। संरक्षण का जो नियम अपन कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक इतना विकसित हो जाता है कि बालक सिर्फ एक दिशा पर ही उसका ध्यान नहीं होता है, बल्कि अपन कह सकते हैं बहुदिशीय ध्यान, या अपन कह सकते हैं बहुविमीय उसका जो दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, यानी उसके सभी पक्षों की ओर उसका ध्यान जाने लगता है। अपन कह सकते हैं वर्गीकरण, जिसमें वह छोटी बड़ी वस्तुओं के आधार पर, रंग के आधार पर विभेद करने लग जाता है, या अपन कह सकते हैं तुलना करना, उसमें जो गुण है वो विकसित हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात हो रहा है, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसमें बालक जो भी गुण है विकसित हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे संरक्षण, वर्गीकरण, वो अपन कह सकते हैं मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होते हैं। शाब्दिक आधार पर अगर उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान किस अवस्था में होता है, वहाँ पे उसके लिए होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुबंधन को प्रभावित करने वाला कारक है। अनुबंधन को प्रभावित करने वाला कारक है, ए है आपके सामने उद्दीपकों के बीच का समय अंतराल, ब वातावरण, स स्वास्थ्य, द उपरोक्त सभी। तो अनुबंधन को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा उपरोक्त सभी। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले जो कारक आप देखते हैं कि दो उद्दीपकों को जो प्रस्तुत किया जाता है उसके बीच का जो समय अंतराल है वो अनुबंधन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अगर बीच का जो समय अंतराल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वैसी स्थिति में भी अनुबंधन होने की जो संभावना है वो घट जाती है। और अगर इन दोनों के बीच का समय अंतराल सबसे कम हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी दोनों में जो अनुबंधन की जो संभावना घट जाती है। अपन कह सकते हैं लगभग आधा सेकंड के लगभग का जो समय अंतराल वो सबसे अच्छा बताया गया है, लगभग 5 सेकंड तक अधिकतम वो अंतराल सबसे, अगर अपन कह सकते हैं दोनों उद्दीपकों को, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ प्रस्तुत करेंगे तो वैसी स्थिति में भी अनुबंधन नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। अगर वातावरण अनियंत्रित है तो वैसी स्थिति में वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शोरगुल है, आवाज़ है, वो भी उसके अनुबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। और जो स है यहाँ पे स्वास्थ्य, तो प्रयोज्य जिस पर प्रयोग किया जाता है या परीक्षण किया जाता है उस वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। अगर वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो भी अनुबंधन प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने जो 10 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 4th है। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है और उससे पहले की जो टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आपसे यही अपेक्षा है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना सहयोग ज़रूर देवें। तो आज की अपनी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट है। धन्यवाद।